Hello everyone, good morning and welcome back to PWUGC Net. Welcome to your political science lecture. आज इस लेक्चर में हम एक न्यू यूनिट में एंटर करने वाले हैं, दैट इज यूनिट नंबर 2 पॉलिटिकल थॉट्स, जिसे आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के नाम से भी जानते हैं. सो दिस इज अ लेक्चर वेयर आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू ऑल टू WPT. Along with that, we will be covering the first topic, that is Confucius. क्लास में आ चुके हैं, so please write hi, hello, good morning, mark your attendance, and I know बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स ने भी ज्वाइन किया होगा आज हमें फॉर 2025 जून अटेम्प्ट. सो आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ PWUGC नेट. आपका पॉलिटिकल साइंस का जर्नी मेरे साथ यहाँ पे 10 यूनिट्स का रहेगा एंड आई एम श्योर जर्नी बहुत ही हमारी अच्छी रहने वाली है, जबरदस्त रहने वाली है. ठीक है, गुड मॉर्निंग पम्मी, विद्याधर, अनुष्का, वेलकम टू द क्लास. जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं एक बार वो भी अपना इंट्रोडक्शन दे दे. जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो भी अपना इंट्रोडक्शन दे दें. गुड मॉर्निंग सलोनी, प्रियंका, वेलकम टू द क्लास. ठीक है, चलिए. तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, आपका ओरिएंटेशन का लेक्चर आपको मिल जाएगा, दैट विल बी इन रिकॉर्डेड फॉर्म, जहां पे पूरे यूनिट्स का आपका इंट्रोडक्शन होगा, सिलेबस का इंट्रोडक्शन होगा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको बताया जाएगा कि हाउ यू हैव टू अप्रोच डिफरेंट यूनिट्स, कैसे नोट मेकिंग करनी है, बुक्स पढ़नी है कि नहीं, सारे डाउट, सारे क्वेरीज आपको वहां पे सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, अब जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगी. सबसे पहले तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं. यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम. अगर अभी तक आपने कनेक्ट नहीं किया है तो टेलीग्राम आईडी है मेरी @CHANDNIPS. आप मुझे मैसेज कीजिएगा. PW का जो ग्रुप है, आई विल ऐड यू ऑल इन दैट ग्रुप. ठीक है, मैं आपको ऐड कर दूंगी. मेरा नाम कुछ स्टूडेंट्स जानते होंगे, कुछ नहीं, चांदनी मूलचंदानी है. पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस में आपको यहाँ पे पढ़ाती हूँ UGC नेट JRF के लिए. तो आप CHANDNIPS पे जा करके सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, यू विल बी एबल टू फाइंड मी. आप मुझे मैसेज कर देंगे, आपको मैं PW के ग्रुप में ऐड कर दूंगी, जहां पे आप कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स से, प्लस टेलीग्राम लाइव एक्सेट्रा जो भी चीजें होती रहती हैं, जो भी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, उस सब से आप अवगत रहेंगे. ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे अभी के लिए तो यही टाइम है. 3 बजे मैं आपको PWUGC नेट चैनल पर मिलती हूँ. PWUGC नेट चैनल यूट्यूब पर मैं आपको मिलती हूँ, जहां पे मैं आपकी फ्री क्लासेस लेती हूँ, जिसमें हम अभी फिलहाल मॉक सॉल्व कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं. 2024 का पेपर कल हमने सॉल्व किया था. अब अगली क्लास होगी सैटरडे यानी कल. ठीक है, तो ये भी टाइमिंग्स लिख लीजिए. PWUGC नेट चैनल पे जाकर के यू कैन फाइंड आउट मेरी वीडियोस, एंड वहां पे भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं न्यू स्टूडेंट्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनका ये लास्ट यूनिट है. ये यूनिट हम थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करेंगे बिकॉज हमारे पुराने स्टूडेंट्स का एग्जाम है, और बाकी उसके बाद आपका एक लेक्चर एक दिन में. प्लानर आप देख सकते हैं, कभी कभी 2 भी होंगे लेक्चर्स आपके. प्लानर उसके लिए आपको रेफर करना है, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हम जो है किस हिसाब से आगे अपनी क्लासेस को कवर करने वाले हैं. ठीक है, क्लास का पैटर्न क्या रहता है? क्लास का पैटर्न ये रहता है कि क्लास के स्टार्टिंग में अगर आपका कोई जनरल डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और क्लास के बीच में आपके जो भी डाउट्स हैं टॉपिक से रिलेटेड वो आप पूछ सकते हैं. क्लास हमारी इंटरैक्टिव रहती है. क्लास में कोई भी आपको रोक टोक नहीं की जाएगी, मतलब आपको रोका नहीं जाएगा अगर आप सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट पूछ रहे हैं. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी वेरी क्लियर ऑन योर सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट्स. बट हाँ, कुछ अननेसेसरी डाउट्स होते हैं, कुछ डाउट्स होते हैं जो कि आप कह देते हो कि मैम पूरा टॉपिक दोबारा पढ़ा दो, तो वो एक ह्यूमन कैपेसिटी होती है कि वापस से पूरा टॉपिक एक स्टूडेंट के कारण पूरे 100 बच्चों के क्लास में रिपीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स का भी टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ऐसे कुछ चैलेंजेस अगर हमारे सामने आते हैं तो वहां पे मैं आपको रोकती हूँ, वरना सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट आप पूछ सकते हो. मैं एक टॉपिक छोटा सा कोई भी पढ़ाती हूँ, रुकती हूँ, कॉमेंट सेक्शन की तरफ आती हूँ, पूछती हूँ इज दिस क्लियर, कोई डाउट कोई क्वेरी है तो बताओ. इफ नॉट देन आपको आगे हम बढ़ते हैं, आपके साथ आगे हम बढ़ते हैं. ठीक है, क्लास के एंड में जो भी जनरल डाउट है या जो भी नोट्स, क्वेरीज, कोई भी क्वेरीज है, वो क्लास के एंड में आप मुझसे पूछ सकते हो. ठीक है, आपका सिलेबस 10 यूनिट का है. यूनिट्स जो है आपस में बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड नहीं है. कोई कोई यूनिट मैं कहती हूँ आपस में एक साथ पढ़ा करो, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे. बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो आज टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं वो है यूनिट नंबर 2 वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स.
वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, ठीक है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को आप पॉलिटिकल थिंकर्स या पॉलिटिकल थॉट्स भी कहते हो, पॉलिटिकल थॉट्स भी कहते हो, ठीक है। यहाँ पे जो आपके थिंकर्स हैं, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो आपके थिंकर्स हैं उनको हम वैसे तो वेस्टर्न कहते हैं, बट कुछ हमारे पास नॉन वेस्टर्न भी है, जैसे कि कन्फ्यूशियस आज का आपका टॉपिक है। कन्फ्यूशियस कहाँ के हैं? चाइनीज विचारक हैं, चाइना के हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूशियस चाइनीज है बट नॉन इंडियन है। वैसे ही माओ, माओ भी आपके चाइना के हैं, माओ जेडोंग तो है चाइनीज बट आपके नॉन इंडियन है, और इसीलिए ऐसे भी फ्रेंच फेनन थे, फ्रेंच कॉलोनी से अल्जीरिया पे काम किया था, वेस्टर्न तो नहीं थे बट फिर भी हम उनको वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में पढ़ते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे विचारक भी आपके इस यूनिट के सिलेबस का पार्ट है जो कि आपका इंडियन थिंकर्स नहीं है एंड नॉन इंडियन थिंकर्स है। तो बेसिकली यूनिट का नाम है पॉलिटिकल थॉट्स, बट हम स्टूडेंट्स टीचर्स पॉपुलरली इसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स कहते हैं, क्योंकि यूनिट नंबर 3 आपकी इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स है, ठीक है। इस यूनिट से सवाल कैसे आते हैं, क्या क्या पढ़ना है आपको, व्हाट ऑल यू हैव टू स्टडी। तो पैटर्न क्या होगा, आप कोई भी थिंकर है, लेट्स से कन्फ्यूशियस, इनके बेसिक टाइमलाइन के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, कहाँ जन्म हुआ, माता पिता कौन थे, कहाँ पढ़ाई की, इनकी समकालीन परिस्थितियां क्या थी, कंटेम्प्रेरी इनकी कंडीशंस क्या थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद इनके बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद आपको पढ़ना है कन्फ्यूशियस पर किसका प्रभाव था, इम्पैक्ट्स ऑन हिम, किसी चीज का अगर प्रभाव था तो उसके बारे में अपने को पढ़ना है। इनकी कौन कौन सी किताबें थी, किताबों के ईयर्स और कुछ किताबों के कंटेंट का मेजर पार्ट भी आपको याद रखना है। मैं पढ़ाती जाऊंगी, बताती जाऊंगी, यहां से सवाल आए हैं, बन सकते हैं। स्टार मार्क, अंडरलाइन, ये सब मेरे कीवर्ड्स हैं जो कि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक है। देन आफ्टर दैट आपको इनके थॉट्स पढ़ने हैं, थ्योरीज एंड थॉट्स, थ्योरीज एंड थॉट्स, थ्योरीज एंड थॉट्स पढ़ने के बाद आपको कन्फ्यूशियस के जो कोट्स हैं इंपॉर्टेंट, कोई कथन है, कोई कहावतें हैं, वो पढ़नी है, ठीक है। तो मेजरली अपने को ये पढ़ना होता है हर थिंकर में, चाहे वो कन्फ्यूशियस हो, प्लेटो हो, एरिस्टोटल हो, और सिमिलरली यूनिट नंबर 3 के थिंकर्स के लिए भी हमें ऐसे ही पढ़ना होता है, राइट। नाउ वन मोर थिंग अपार्ट फ्रॉम दिस विच इज इंपॉर्टेंट, वो ये है कि क्या आपको नोट्स बनाने हैं। जी, नोट्स बनाने हैं। मेरा मानना है कि आपको नोट्स बनाने हैं रिवीजन के लिए। अगर आपको लगता है कि नोट मेकिंग से आपका बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है तो आप नोट मेकिंग को थोड़ा लिमिट करके और आप अपने पीडीएफ्स में ही मार्क कर सकते हो। थोड़ा बहुत क्लास लाइव जब चलती है तो लिखते जाया करो। मेन चीज नोट्स बनाने का मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस है कि आपके जो नोट्स हैं वो आपको रिविजन में काम आए, आपके जो नोट्स हैं वो आपको रिविजन में काम आए। ये आपका मेन पर्पस है कि आप उनको रिवाइज कर सको, जब आपका एग्जाम पास में आता है तो रिविजन में आपको मदद मिलती है उससे, ठीक है। तो आपको नोट्स ऐसे बनाने हैं कि टाइम भी कम से कम लगे और रिविजन के लिए आपका पूरा कंटेंट एकत्रित हो, ठीक है। तो क्लास का पैटर्न रहेगा, जो पीपीटी है वो पीपीटी और उसके बाद आपको एक पीडीएफ मिलेगा, क्लास नोट्स के बाद एक नोट्स मिलेंगे। ये पीपीटी और पीडीएफ में फर्क है। क्या फर्क है? फर्क ये है कि पीपीटी से कुछ एडिशनल कंटेंट पीडीएफ में है। सब कुछ क्लास में नहीं पढ़ाना होता है, कुछ फैक्ट्स होते हैं वो आपके पीडीएफ में डाल दिए जाते हैं। तो पीपीटी क्लास के दौरान पढ़ो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते जाओ, फिर पीडीएफ मिले तो एक बार पीडीएफ को रीड आउट करो, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उन्हें अलग से अच्छे से पढ़ना है। फिर डीपीपी सॉल्व करने हैं, जो आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलती हैं, एंड देन आप मान सकते हो कि आपका वो टॉपिक हो चुका है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं कन्फ्यूशियस की टॉपिक की तरफ। कन्फ्यूशियस की टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम। आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ। गुड मॉर्निंग अनुष्का, प्रियंका, सलोनी, तुल्या, अर्चना, सिपा मुद्रा, शालिनी। हिंदी में भी बताइएगा। अर्चना हिंदी में ही बता रही हूं मैं, बाइलिंगुअल क्लास रहेगा। जो भी जैसे मैं बात कर रही हूं बाइलिंगुअल वैसे ही करूंगी। कुछ नहीं समझ आएगा तो आप पूछ सकते हैं। कंटेंट आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगा, ठीक है। यस सलोनी, हेलो, गुड टू सी यू टू। पार्था, हेलो, वेलकम टू द क्लास। सुनील, गुड मॉर्निंग। नेहा, नसरीन, ओके ओके, सुनील वेलकम टू द क्लास। सुल्तान, गुड मॉर्निंग। हाँ, पीडीएफ मिलेगा सुनील, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं हम आपका टॉपिक कन्फ्यूशियस का।
कन्फ्यूशियस के बारे में आप क्या क्या जानते हैं मुझे बताइए, वॉट ऑल यू नो अबाउट कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस के बारे में आप क्या क्या जानते हैं फटाफट बता दो। देखो कन्फ्यूशियस का टाइम पीरियड है 551 से 479 बीसी। अब ये टाइम उल्टा क्यों है, होना तो चाहिए 479 से 551 बीसी, नहीं नहीं। देखिए बीसी का जो कैलेंडर है, बिफोर क्राइस्ट का जो कैलेंडर है वो उल्टा चलता है। आप ये मान के चलो कि 0 जिसे हम 1 एडी कहते हैं, 0 बीसी या 1 एडी, ये साल है जिसमें क्राइस्ट का जन्म होता है, जो कैलेंडर हम फॉलो करते हैं उसके बेसिस पे, ठीक है, जीसस क्राइस्ट। उसके पहले आपका कैलेंडर जो है वो उल्टा चलता है, ठीक है। तो यहां से 1 एडी के बाद सीधा हो गया 100, 200, 300, 1000, 2000 और अभी क्या चल रहा है 2024, जो कि 25 में बहुत जल्द कन्वर्ट होने वाला है, कुछ ही दिन बाकी है, ठीक है। तो यहां मतलब आप ये मान सकते हो कि कन्फ्यूशियस का समय काल जब हम पढ़ रहे हैं तो 2024 साल से 400 साल पहले लगभग, ठीक है। तो इसीलिए कन्फ्यूशियस का या जो भी आपके बिफोर क्राइस्ट वाले जो भी थिंकर्स हैं उनका टाइम पीरियड आपको उल्टा चलते हुए दिखेगा, राइट। तो देखिए कन्फ्यूशियस का टाइम पीरियड है 551 से 479 बीसी, यानी 2024 प्लस 551, 551, ओके। इतने पुराने हैं कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस चाइना को बिलोंग करते थे, चाइनीज फिलोसोफर हैं, चाइनीज थिंकर है, कुंग फू जू भी इनका नाम है, राइट। डियर स्टूडेंट्स, कन्फ्यूशियस, प्लेटो, एरिस्टोटल, ये आपके जो थिंकर्स हैं ये काफी पुराने हैं, तो इनके टाइम पीरियड में आपको 1-2 साल का फर्क दिख सकता है। कहीं कहीं पर 550 लिखा होगा, कहीं कहीं पर 551, कहीं कहीं पर 552। इतना वेरिएशन इज एक्सेप्टेबल क्योंकि हमारे पास सोर्सेस थोड़े से लिमिटेड है। बट अगर 551 को इन्होंने 561 लिखा है तो इतना वेरिएशन इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो टाइम पीरियड याद करने हैं क्या, हाँ जी करने हैं, याद भी करने हैं, समझने भी हैं टाइमलाइन, ताकि कोई भी सवाल आए तो उसको आप सॉल्व कर सको। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अपनी तैयारी में तो आपको पता चल जाएगा अबाउट व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू गेट, ओके। यस, ही बिलोंग टू चाइना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कौन कौन ऐड हुआ है अभी, नीशु, मधु, बस करो हेनरी, ओके हेनरी ही कहूंगी मैं आपको। लकी गुड मॉर्निंग, नाजिश, विद्याधर, दीपक गुड मॉर्निंग, ओके। यस, ही वाज फर्स्ट चाइनीज टीचर, फर्स्ट चाइनीज टीचर। टाइम पीरियड देखिए आप 551 से 479 बीसी, पहले चाइनीज टीचर थे। कन्फ्यूशियस का थॉट है डू नॉट डू टू अदर्स व्हाट यू डू नॉट वांट डन टू योरसेल्फ। दूसरों के साथ वो व्यवहार मत करो जो आप अपने साथ एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। दूसरों के साथ कभी वो व्यवहार मत करो जो आप खुद के साथ एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, कितनी बढ़िया बात कही है कन्फ्यूशियस ने। अगर हम इसको अपने आज के जीवन में लागू करने का प्रयास करें तो आप समझ सकते हो कि हमारा जो जीवन है आज का, हमारा जो ये दौर है कलयुग का, हमारा जो ये मॉडर्न दौर है वो कितना आसान हो जाएगा। डू नॉट डू टू अदर्स व्हाट यू डू नॉट वांट डन टू योरसेल्फ। दूसरों के साथ वो व्यवहार कभी मत करो जो अपने साथ एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। मतलब कहीं ना कहीं हमें कन्फ्यूशियस के थॉट में मॉरलिटी देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं हमें कन्फ्यूशियस के थॉट में नैतिकता देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं हमें कन्फ्यूशियस के थॉट में नॉर्मेटिसिज्म यानी आदर्शवाद देखने को मिलता है ना। तो अगर मैं कहती हूं कि कन्फ्यूशियस या फिर आगे आप प्लेटो पढ़ोगे, आगे आप एरिस्टोटल पढ़ोगे, ये आइडियलिज्म में विश्वास रखते थे, तो कन्फ्यूशियस के लिए तो ये सही है। आगे हम प्लेटो एरिस्टोटल में देखेंगे, ठीक है। कन्फ्यूशियस आदर्शवादी विचारक थे, नॉर्मेटिसिज्म में विश्वास रखते थे, नैतिकता उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में एक चेंज कब आया, जब मैकियावली हमारे सामने आए। मैकियावली से पहले के जो थिंकर्स थे वो आइडियलिस्ट भी थे, और उनके लिए आइडियलिस्ट से ज्यादा हम कहेंगे मॉरलिटी जरूरी थी, नैतिकता जरूरी थी, क्योंकि एरिस्टोटल को हम फर्स्ट रियलिस्ट थिंकर कहते हैं, यथार्थवादी। तो इसीलिए आइडियलिस्ट इज नॉट द परफेक्ट वर्ड, परफेक्ट वर्ड है इनके लिए कि ये मॉरलिटी और एथिक्स में बहुत विश्वास रखते थे। कन्फ्यूशियस अभी बात करेंगे जेंटलमैन जनजी की,
जेंटलमैन जनजी कौन है? एक ऐसा व्यक्ति जो कि आदर्श है, जिसकी पर्सनालिटी से लोग प्रेरित हो रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूशियस के थॉट में हमें नॉर्मेटिसिज्म देखने को मिलता है, एंड हिज थॉट वाज वेरी डिफरेंट इन द टाइम पीरियड्स ऑफ, ही वॉज वेरी पॉपुलर इन हिज टाइम पीरियड, बट उनका जो विचार है वो मैकियावेली जैसे विचारकों से बहुत अलग था। मैकियावेली को हम कहते हैं कि वो पहले मॉडर्न थिंकर थे, फर्स्ट मॉडर्न थिंकर मैकियावेली, फर्स्ट मॉडर्न थिंकर के रूप में हम उन्हें जानते हैं। क्यों? क्योंकि उनके थॉट में कहीं भी नॉर्मेटिसिज्म, कहीं भी मॉरालिटी की बात नहीं की गई। मैकियावेली ने क्या कहा? पॉलिटिक्स इज स्ट्रगल फॉर पावर, राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, राजनीति सत्ता के लिए संघर्ष है, दैट इज मैकियावेली, ठीक है। इनके बाद से जो पॉलिटिकल थॉट है वो बिल्कुल बदल जाता है, बट उससे पहले पॉलिटिकल थॉट में नॉर्मेटिसिज्म, मॉरालिटी और एथिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो स्टक है क्या? आई गेस नो। ओके, सलोनी दैट इज मी। वो जो आपने कमेंट देखा था चांदनी नाम से, वो मैं थी, मैंने लिखा था आई वॉज आस्किंग वीडियोज स्टक, बट ओके फाइन, क्योंकि एक स्टूडेंट ने लिखा था, आपने ही लिखा था शायद, तो मैं पूछ रही थी वीडियो स्टक है क्या, तो आपने बता दिया कि नहीं स्टक है, दैट इज मी। ओके चलिए, तो ध्यान देंगे कन्फ्यूशियस के बारे में, दैट ही वाज फर्स्ट चाइनीज टीचर। वो जो है मैकियावेली के विचार के बाद सब पॉलिटिकल थॉट्स में परिवर्तित हो जाता है, बट उससे पहले सब कुछ अलग था। नॉर्मेटिसिज्म और मॉरालिटी की बात करते हैं, नॉर्मेटिसिज्म एंड मॉरालिटी की बात करते हैं कन्फ्यूशियस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या आते हैं कन्फ्यूशियस से? कन्फ्यूशियस से जो सवाल आते हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं अभी तक जो हमारे सामने आए हैं, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा कन्फ्यूशियस को पढ़ना एंड कन्फ्यूशियस के क्वेश्चंस को पढ़ना। बट कन्फ्यूशियस के आगे जो भी आपके थिंकर्स हैं, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, वो बहुत डाइवर्स हैं, बहुत ज्यादा डाइवर्स हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, बट अभी कन्फ्यूशियस के टॉपिक को ही हम स्टिक करते हैं एंड लेट्स डिस्कस मोर अबाउट कन्फ्यूशियस। राइट, चलिए। कन्फ्यूशियस, जिन्हें कुंग फू जू या कोंग फू जी भी कहा गया, कन्फ्यूशियस जिन्हें कुंग फू जू या कोंग फू जी भी कहा गया, ये जो है मास्टर कुंग के नाम से जाने जाते थे। मास्टर कुंग का मतलब क्या है? मास्टर कुंग का मतलब है द ग्रेट लीडर, मास्टर लीडर, ठीक है, के नाम से जाने जाते थे, जिनका जन्म चाइना में 551 बीसी में हुआ। एक विचारक थे, एक पॉलिटिकल फिगर थे, राजनीतिक व्यक्तित्व था इनका। चाइना के पहले टीचर थे, स्टार मार्क अंडरलाइन, चाइना के पहले टीचर थे। रू स्कूल ऑफ चाइनीज थॉट को एस्टैब्लिश किया इन्होंने, रू स्कूल ऑफ चाइनीज थॉट को एस्टैब्लिश किया कन्फ्यूशियस ने। ही एस्टैब्लिश्ड रू स्कूल ऑफ चाइनीज थॉट, ठीक है। कन्फ्यूशियस जो है, उनके जो विचार थे वो उनके समय के प्रतिबिंब थे। कहा जाता है दैट एवरी थिंकर इज अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स, हर एक व्यक्ति अपने समय का शिशु होता है। ये कहावत आपने सुनी होगी, एवरी थिंकर इज अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स, हर एक व्यक्ति, हर एक विचारक अपने समय का शिशु होता है। तो जब हम कन्फ्यूशियस की बात करते हैं तो कन्फ्यूशियस भी अपने समय के शिशु थे, कन्फ्यूशियस पे भी उनके समकालीन समय का प्रभाव था। उनके समकालीन समय में एनार्की बहुत ज्यादा थी, अराजकता बहुत ज्यादा थी, यानी राज्य में बिल्कुल शांति नहीं थी, अराजकता थी, और इसीलिए कन्फ्यूशियस एक पीसफुल सोसाइटी चाहते थे, इसीलिए कन्फ्यूशियस एक सोशल और पॉलिटिकल हार्मनी वाला समाज चाहते थे, इसीलिए कन्फ्यूशियस सामाजिक और राजनीतिक सामंजस्य वाला समाज चाहते थे, जहां पे गुड गवर्नेंस एस्टैब्लिश हो, जहां पे प्रॉपर ह्यूमन रिलेशंस एस्टैब्लिश हो, जहां पे इंडिविजुअल मॉरल डेवलपमेंट की बात हो,
जहां पे व्यक्ति के नैतिक चरित्र में विकास हो सके, और यही चाइनीज थॉट को काफी समय तक प्रभावित कर रहा था। फिर से पढ़ते हैं। कन्फ्यूशियस ने अपने समय में एनार्की देखी थी। एनार्की के कारण वो एक ऐसा समाज चाहते थे जहां पे शांति हो, जहां पे सामंजस्य हो। तो सामाजिक और राजनीतिक सामंजस्य प्रॉपर गवर्नेंस के माध्यम से, व्यक्ति की नैतिकता में विकास के माध्यम से देखने को मिलता है। ठीक है, बात होती है, कन्फ्यूशियस कहते हैं कि हमें एक ऐसे समाज की आवश्यकता है, वो उस समाज की परिकल्पना करते हैं जहां पे एनार्की ना हो। ठीक है, आज का आधुनिक चाइना जो है, आधुनिक चाइना में आप क्या देखते हो? क्या आपको आधुनिक चाइना में कन्फ्यूशियस का प्रभाव देखने को मिलता है? क्या आपको आधुनिक चाइना में कन्फ्यूशियस का प्रभाव देखने को मिलता है? गुड मॉर्निंग शादाब। क्या आपको आधुनिक चाइना में कन्फ्यूशियस का प्रभाव देखने को मिलता है आज के चाइना में? यस तो क्यों, ना तो क्यों? नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? आधुनिक चाइना में आपको कन्फ्यूशियस का प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आधुनिक चाइना माओ के विचारों पे चलता है, माओइज्म को फॉलो करता है। ठीक है, माओ भी आपके सिलेबस का पार्ट है। शुरू हमने कहां से किया है? शुरू हमने किया है कन्फ्यूशियस से, चाइनीज थिंकर से। पूरा डब्ल्यूपीटी पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक है माओ, वो भी चाइनीज थिंकर है। तो चाइना में भी कन्फ्यूशियस के समय में आदर्शवाद बड़ा पॉपुलर था। कन्फ्यूशियस के जो फॉलोअर्स हैं वो कन्फ्यूशियनिज्म के फॉलोअर्स कहे गए, कन्फ्यूशियसवादी कहे गए, या कन्फ्यूशियस की जो विचारधारा है उसे कन्फ्यूशियनिज्म, कन्फ्यूशियनवाद में वाद के रूप में जाना गया। और कन्फ्यूशियनिज्म एक समय में चाइना को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा था, बट अभी आज के आधुनिक समय में माओवाद, माओइज्म, माओ की विचारधारा आधुनिक चाइना को प्रभावित कर रही है, आधुनिक चाइना को प्रभावित कर रही है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। कहा जाता है जब कन्फ्यूशियस 3 साल के थे, सिर्फ 3 इयर्स ऑफ एज, तब उनके पिता की मृत्यु हो गई और उनकी माता ने उनकी परवरिश की। और उनकी माता ने जब उनकी परवरिश की तो उनकी माता खुद बहुत ज्यादा नॉलेज, लर्निंग की तरफ प्रेम रखती थी। शी वॉज इंटरेस्टेड इन नॉलेज, शी वॉज इंटरेस्टेड इन लर्निंग, और इसीलिए कन्फ्यूशियस भी बहुत ज्यादा नॉलेज और लर्निंग की तरफ टिल्ट हुए। ठीक है, 19 साल के थे, उनकी शादी हो गई, बट कुछ ही समय बाद उनका डाइवोर्स हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ द थिंग इज दिस, इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में अपने को ज्यादा जानकारी कलेक्ट नहीं करनी है। वी शुड नॉट बी मोर इनटू हिज पर्सनल लाइफ। हमें ये पता होना चाहिए कि उनका कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकल थॉट में क्या है। कन्फ्यूशियस बहुत सारे राज्यों में ट्रैवल किया करते थे, बहुत सारे राज्यों में वो ट्रैवल किया करते थे, और उनके साथ साथ उनका विचार भी ट्रैवल करता था। कुछ राज्यों में कन्फ्यूशियस को बड़ा सम्मान मिलता था, कुछ राज्यों में कन्फ्यूशियस का बड़ा वेट किया जाता था, और कुछ राज्यों में कन्फ्यूशियस को सम्मान नहीं मिलता था और कन्फ्यूशियस को वहां पे अप्रिशिएट नहीं किया जाता था। ठीक है, बट एनीवेज उनका विचार भी उनके साथ चाइना के आसपास के क्षेत्रों में बहुत ज्यादा घूमा और बहुत ज्यादा फैला। राइट, नाउ लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव अहेड। कन्फ्यूशियस एक ऐसे समय में रहते थे जहां पे मॉरल और सोशल सोसाइटी में पतन चल रहा था, और यहीं से कन्फ्यूशियस को इस मॉरल और सोशल सोसाइटी में पीस को रीस्टोर करने का जो विचार था वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। यानी कल्चरल और पॉलिटिकल ऑर्डर को रीस्टोर करने के लिए उन्होंने सारे विचार अपने दिए। ही बिलीव दैट रिफॉर्म वुड कम थ्रू एजुकेटिंग लीडर्स, स्टार मार्क अंडरलाइन। वो कहते हैं कि सुधार लाने का एक ही तरीका है कि नेताओं को पढ़ाओ। किसकी शिक्षा देनी चाहिए? क्लासिक्स की। क्लासिक्स मतलब वहां की जो पुरानी किताबें थी, वहां की जो पारंपरिक किताबें थी, और दर्शन का ज्ञान देना चाहिए। एंड सोच सकते हो आप खुद कि आज से लगभग 3000 साल पहले कोई व्यक्ति शिक्षा की बात कर रहा है। हम आज तक भी शिक्षा तक नहीं पहुंच पाए हैं। आज से 3000 साल पहले कोई व्यक्ति शिक्षा के नेतृत्व की बात कर रहा है कि शिक्षा होनी चाहिए नेतृत्व के पास। ओनली वे
with which we can reform the system is by educating leaders. हम leaders को educate करके ही पूरा system बदल सकते हैं. Education is must for leaders. Leaders के लिए education बहुत ज्यादा जरूरी है. Now कुछ प्राइमरी सोर्सेज हैं कन्फ्यूशियस के थॉट के. उन्होंने अपनी जो टीचिंग्स हैं उनको 5 क्लासिक्स में लिखा है. यहां से सवाल आता है. चाइनीज नेम भूल जाओगे कोई बात नहीं, मत याद रखना, बट अंग्रेजी नाम याद रखना. हिंदी वाले बच्चे भी अंग्रेजी नाम याद रखेंगे क्योंकि अंग्रेजी नाम से ही आपके बहुत सारे सवाल आते हैं. ठीक है, तो उनकी कुछ किताबों की बात कर लेते हैं हम. सबसे पहले उन्होंने 5 क्लासिक्स दिए हमें. बुक ऑफ चेंजेस, बुक ऑफ हिस्ट्री, बुक ऑफ ओड्स, बुक ऑफ राइट्स, स्प्रिंग एंड ऑटम एनल्स. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सवाल आ चुका है. स्प्रिंग एंड ऑटम एनल्स को स्प्रिंग एंड विंटर एनल्स कर दिया था और आप सही टिक करके आए थे, जो कि गलत है. ठीक है, तो 5 किताबें याद रखना. उनकी सारी शिक्षाएं जो है वो हमें 5 किताबों में देखने को मिलती हैं. बुक ऑफ चेंजेस, बुक ऑफ हिस्ट्री, बुक ऑफ ओड्स, बुक ऑफ राइट्स एंड स्प्रिंग एंड ऑटम एनल्स. उसके बाद उनकी 4 किताबें अलग से हैं हमारे पास. उन 4 किताबों को हम कहते हैं कि कन्फ्यूशियस और उनके शिष्यों का पूरा यहाँ पे जो टीचिंग्स थी वो ज्ञान हमें मिलता है. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. द एनालिक्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ मीन, ग्रेट लर्निंग, बुक ऑफ मेंगजू. याद कीजिए, एनालिक्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ मीन, द ग्रेट लर्निंग, द बुक ऑफ मेंगजू. एनालिक्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ मीन, द ग्रेट लर्निंग एंड द बुक ऑफ मेंगजू. द बुक ऑफ मेंगजू. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. शिक्षा पर कन्फ्यूशियस के क्या विचार थे? वो मानते थे कि एनीवन एंड एवरीवन शुड बी एजुकेटेड. हर एक व्यक्ति, हर किसी व्यक्ति को शिक्षा मिलनी चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ स्टेटस. शिक्षा के अधिकार में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए. इवन क्या उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को प्रमोट किया था? हाँ जी, किया था. ही वॉज लाइक कि स्त्री हो या पुरुष, ही वॉज लाइक कोई भी व्यक्ति हो उसको शिक्षा का किसी भी जाति, धर्म, जाति तो नहीं थी, बट किसी भी वर्ग, किसी भी क्षेत्र का हो, हर एक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के जो है शिक्षा मिलनी चाहिए. ठीक है, वो मानते थे कि शिक्षा सिर्फ औपचारिक नहीं होनी चाहिए, सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि बच्चों को आपस में प्रेम से रहना, सामंजस्य से रहना, भाईचारा, बंधुत्व भी सिखाना है. प्लस उसके साथ साथ हमें उन्हें मॉरल एजुकेशन भी देनी है, हमें उन्हें नैतिक शिक्षा भी देनी है. वी नीड टू गिव फॉर्मल एज वेल एज मॉरल एजुकेशन टू द चिल्ड्रेन. हमें औपचारिक और साथ ही साथ नैतिक शिक्षा भी बच्चों को देनी है. 5 कॉन्स्टेंट्स की बात करी है उन्होंने. 5 कॉन्स्टेंट्स क्या है? 5 कॉन्स्टेंट वर्चूज, 5 सतत गुण. 5 सतत गुण क्या है? ये 5 वर्चूज से सवाल आता ही आता है. ठीक है, 5 वर्चूज से सवाल आता ही आता है. उन्होंने 5 सतत गुण की बात करी है. सबसे पहले एक्विजिशन ऑफ वर्च्यू थ्रू लर्निंग. ओके, नाउ 5 कांस्टेंट वर्च्यूज ये हैं. 5 कांस्टेंट वर्च्यूज ये हैं. उसके पहले उन्होंने वर्च्यूज को कैसे हासिल किया जा सकता है उसके बारे में बताया है कि ये जो 5 गुण हैं एक मनुष्य में होने चाहिए, इनको शिक्षा के आधार पे ही एकत्रित किया जा सकता है, शिक्षा के आधार पे ही लर्न किया जा सकता है. टू बी वर्चुअस वन मस्ट लिव इन अ वर्चुअस लाइफ. और गुणी बनने के लिए गुणी लोगों के साथ गुणी संगत में गुणी जीवन जीना है. टू बी वर्चुअस वन मस्ट लिव अ वर्चुअस लाइफ, ये भी कन्फ्यूशियस ने कहा. अब कौन कौन सी 5 वर्चूज की बात की? उन्होंने कहा कि अगर हमें एक सामंजस्यपूर्ण समाज चाहिए तो हमें 5 वर्चूज पे डिपेंडेंट होना है. कौन कौन सी 5 वर्चूज? सबसे पहले है बेनेवलेंस या फिर कंपैशन या फिर ह्यूमैनिटी, मतलब परोपकार, मानवता, करुणा. दूसरा प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी मतलब सोशल और मॉरल बिहेवियर बेहतर होना चाहिए. प्रॉपर्टी मतलब सोशल और मॉरल बिहेवियर बेहतर होना चाहिए. बेसिकली यहाँ पे गुड कंडक्ट की बात की जा रही है, अच्छे आचरण की बात की जा रही है, अच्छे व्यवहार की बात की जा रही है. राइटियसनेस और जस्टिस मतलब वही काम करो जो नैतिकता पूर्ण हो, वही काम करो जो मॉरली करेक्ट हो, वही काम करो जो न्याय संगत हो. ठीक है. विजडम या नॉलेज. विजडम या नॉलेज मतलब आप देखोगे कि हमेशा रैशनलिज्म से डिसीजन लो. रैशनलिज्म मतलब तर्क संगतता. रैशनलिज्म मतलब सही गलत का बोध. और सही गलत का बोध किसके बेसिस पे होगा? सत्य के आधार पर. सत्य कैसे पता चलेगा? फैक्ट, डेटा के आधार पर. तो कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो उसमें अपने ज्ञान का प्रयोग करो. डिसीजन जो है उसमें नॉलेज, विजडम का प्रयोग करो. एंड 5th इज ट्रस्ट वर्दीनेस या इंटीग्रिटी एडहेरिंग टू मॉरल कैरेक्टर, यानी
इसको आप लॉयलिटी भी कह सकते हो, इसको आप लॉयलिटी भी कह सकते हो, ईमानदारी भी कह सकते हो, कि कोई भी आप काम करेंगे उसमें ईमानदार रहें, एक अखंडता हो, एक भरोसेमंदता हो, आपकी पर्सनालिटी की एक इंटीग्रिटी हो। ये 5 वर्चूज हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए, तभी हम हार्मोनियस समाज में रह सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी 5 वर्चूज फिर से पढ़ते हैं। बेनेवलेंस या ह्यूमैनिटी, जो कि हमें कंपैशन की तरफ लेकर के जाती है। गुड कंडक्ट, अच्छा व्यवहार। सही न्यायपूर्ण व्यवहार। सत्य के साथ फेमिलियरिटी और मॉरल कैरेक्टर को एडहेयर करना। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? और ये 5 जो वर्चूज हैं ये उन्होंने एनालिक्ट किताब में दी है। द एनालिक्ट्स, अभी 4 किताबें पढ़ी थी ना, 5 बुक्स एंड 5 लाइक बुक्स का बास्केट और 4 अदर्स, उसमें से एक थी एनालिक्ट। तो एनालिक्ट में ये 5 वर्चूज दी हैं। इज दिस क्लियर? हेलो तमन्ना, वेलकम टू द क्लास। All of you should write yes or no. If it is clear, please write yes. कुछ नहीं समझ आया तो पूछो। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन्होंने यूनिवर्सल गोल्डन रूल दिया है। याद रखना, कंफ्यूजन होता है, क्यों? क्योंकि कन्फ्यूशियस ने यूनिवर्सल गोल्डन रूल दिया है। ऑन द अदर हैंड एरिस्टोटल, जिन्हें हम फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, इन्होंने यूनिवर्सल यूनिवर्सल तो नहीं पर इन्होंने गोल्डन मीन दिया है। इन्होंने गोल्डन मीन दिया है, स्वर्णिम मध्य की बात करी है। समझाऊंगी एरिस्टोटल में, अभी गोल्डन रूल समझो। स्वर्णिम मध्य की बात एरिस्टोटल ने करी है, तो कंफ्यूज मत होना। गोल्डन रूल की बात कन्फ्यूशियस ने करी है। गोल्डन रूल क्या है, जिससे हमने क्लास को शुरू किया था। ये सब चाइनीज वर्ड्स है, चाहो तो पढ़ सकते हो, चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको दी गई है ये सारी इन्फॉर्मेशन। गोल्डन रूल क्या है? गोल्डन रूल है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, डू नॉट डू टू अदर्स व्हाट यू डू नॉट वांट टू बी डन टू योरसेल्फ। दूसरों के साथ वो व्यवहार कभी मत करो जो अपने साथ एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। दूसरों के साथ वो व्यवहार कभी मत करो जो अपने साथ एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। डू नॉट डू टू अदर्स व्हाट यू डू नॉट वांट डन टू योरसेल्फ। एंड यही गोल्डन मीन था, यही गोल्डन रूल था कन्फ्यूशियस का, स्वर्णिम नियम, जिसके आधार पे वो कहते हैं कि एक हार्मोनियस लाइफ, एक सामंजस्यपूर्ण जीवन जिया जा सकता है। ठीक है, सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। यहां से सवाल आते हैं, यहां से सवाल आते हैं। ठीक है, राइट। ठीक है, उन्होंने 5 रिलेशंस भी बताए हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले हम आगे बढ़ते हैं। एक और उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है कन्फ्यूशियस ने, बहुत इंपॉर्टेंट, जेंटलमैन जनजी का। एन एग्जेम्पलरी मैन, नोबल लीडर। जेंटलमैन जनजी, जुनजी भी पढ़ सकते हो। जेंटलमैन जनजी कौन है? जेंटलमैन जनजी कौन है? जेंटलमैन जनजी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि कन्फ्यूशियस के पॉलिटिकल थॉट में आइडियल फिगर है। कन्फ्यूशियस के पॉलिटिकल थॉट में एक आदर्शवादी व्यक्ति है, आदर्शवादी चरित्र है इनका। क्या ये कोई राजा है? नहीं। क्या ये कोई मिलिट्री लीडर है? नहीं। क्या ये कोई पैसे वाले व्यक्ति है? नहीं। ये कौन है? ये एक आदर्श व्यक्ति है। आदर्श कौन होता है? सपोज आप लोगों की कोई आदर्श होंगे, स्कूल कॉलेज के कोई प्रोफेसर होते हैं हमारे आदर्श, है ना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइडियल होते हैं किसी के। सबने स्कूल्स में ऐसे लिखा है, हु इज योर आइडियल इन द लाइफ। किसी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लिखा होगा, किसी ने अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिखा होगा, किसी ने जो है अपने माता पिता, अपने ग्रैंड पेरेंट्स, किसी का नाम लिखा होगा। आइडियल, आदर्श। आदर्श मतलब क्या होता है?
आदर्श मतलब रोल मॉडल, मतलब आप उसके जैसा बनना चाहते हो, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है that you feel attracted towards them and you want to be like them. आप उनकी तरफ अट्रैक्टेड होते हो, कोई कानून कोई नियम नहीं कहता कि आप उनको फॉलो करो, बट फिर भी आप उनकी तरह बनना चाहते हो, उनकी तरफ अट्रैक्टेड होते हो, यही है आइडियल फिगर, यही होते हैं आइडियल चरित्र। तो कन्फ्यूशियस के जेंटलमैन जंजी कौन है? एक आदर्शवादी चरित्र। अब ये आदर्शवादी चरित्र का मतलब क्या है समझो। कन्फ्यूशियस कहते हैं कि जेंटलमैन जंजी एक ऐसा व्यक्ति है जिसका व्यवहार सबसे बेहतर है, जिसका व्यवहार वो 5 वर्च्यूज से भरा हुआ है, कंपैशनेट है, न्यायपूर्ण बात करता है, समाज में सामंजस्य स्थापित करता है, ठीक है, इतना अच्छा उसका ट्रूथ जस्टिस वाला व्यवहार है कि लोगों का वो आदर्श बन चुका है, लोग उसकी तरह बनना चाहते हैं। सो जेंटलमैन जंजी इज आइडियल फिगर इन कन्फ्यूशियस का पॉलिटिकल थॉट। अकॉर्डिंग टू कन्फ्यूशियस ही अंडरस्टैंड्स द वर्किंग ऑफ रिलेशनशिप, रिश्ते कैसे चलते हैं वो जानता है। 5 रिश्तों की भी बात की है कन्फ्यूशियस ने, अभी हम पढ़ेंगे रिश्ते कैसे चलते हैं। जेंटलमैन जंजी जानता है, सही रिचुअल्स को, सही तरीकों को, सही अनुष्ठानों को फॉलो करता है, उसका जो वे ऑफ लिविंग है, उसका जो जीवन जीने का तरीका है वो बहुत अच्छा है, वो बिल्कुल आइडियल है, वो वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी में अपने पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ, सरकारी जीवन मतलब सरकार की तरफ उसका जो रोल है, प्लस अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ज्यादा वो अच्छी तरीके से निभा रहा है, बहुत ही कल्चर्ड है, उसे पता है कि किस सिचुएशन में कैसे बोलना है, किस सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है। कोई कमांडर नहीं है, कोई रूलर नहीं है, बल्कि एक नैतिक व्यक्ति है जो अपने कैरेक्टर और अपने कंडक्ट से, जो अपने व्यवहार से, अपने चरित्र से लीड कर रहा है। कोई कमांडर नहीं है, कोई भी रूलर नहीं है, बल्कि कौन है? एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कैरेक्टर से, अपने कंडक्ट से लीड कर रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने चरित्र से, अपने व्यवहार से अपना जो है फैन फॉलोइंग बढ़ा रहा है, एक तरीके से दूसरों के लिए आइडियल फिगर की तरह हमारे सामने आ रहा है, ठीक है। दैट इज जेंटलमैन जंजी, दैट इज जेंटलमैन जंजी। जेंटलमैन जंजी कौन है? एक आइडियल व्यक्ति। जेंटलमैन जंजी कौन है? एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने कैरेक्टर से दूसरों को मोहित कर रहा है और दूसरे उसके जैसा बनना चाहते हैं, दूसरे उसके जैसा बनना चाहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया जेंटलमैन जंजी की बात। अगर हम सरकार की बात करें तो कन्फ्यूशियस ने ये माना, कन्फ्यूशियस की जो टीचिंग्स थी, कन्फ्यूशियस की जो टीचिंग्स थी, उनकी जो शिक्षाएं थी, वो बताती हैं दैट हाउ टू गवर्न, वो राजा को कैसे शासन करना है उसके बारे में भी बात करती है कि राजा को कंपैशनेट होना चाहिए, अलग अलग क्वालिटीज बताई हैं, ठीक है। आर्ट ऑफ गवर्नेंस क्या है, शासन की आर्ट क्या है, कला क्या है, और एक रूलर को कैसे रूल करना है उसके बारे में उन्होंने बताया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि की टू गुड गवर्नेंस लाइज व्हेन ईच मैन कैरीज आउट हिज ड्यूटीज एज डिस्क्राइब्ड बाय हिज पोजीशन विद हिज हायरार्की। मतलब समझना, क्या कन्फ्यूशियस हायरार्की में विश्वास रखते थे? हाँ जी रखते थे। पदानुक्रम, हायरार्की, समाज में पदानुक्रम में विश्वास रखते थे, ठीक है। माना कि उन्होंने कहा कि शिक्षा सबको मिलनी चाहिए बिना किसी भेदभाव के, पर समाज में कुछ लोग ऊपर हैं, कुछ लोग नीचे, इसमें ये विश्वास रखते थे। जैसे कि रूलर, रूलर हमारे ऊपर शासन कर रहा है, जंजी, जंजी का नैतिक व्यवहार है तो वो हमसे ऊपर है, ठीक है। तो कन्फ्यूशियस बिलीव्ड इन हायरार्की, वो कहते हैं कि हायरार्की के हिसाब से एवरी मैन हैज सम ड्यूटीज, हर एक व्यक्ति के पास कुछ काम है, कुछ ड्यूटीज है, कुछ जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को वो व्यक्ति अगर निभाता है तो यही गुड गवर्नेंस का एक एग्जाम्पल है। गुड गवर्नेंस, सुशासन को कैसे अचीव किया जा सकता है? जब हर एक व्यक्ति अपनी ड्यूटीज को निभाता है, जब हर एक व्यक्ति अपनी ड्यूटीज को निभाता है, यही गुड गवर्नेंस का आपका एक एग्जाम्पल है, यही गुड गवर्नेंस आपको देखने को मिलता है, यही गुड गवर्नेंस आपको देखने को मिलता है जब हर एक व्यक्ति अपनी ड्यूटीज को निभाता है। और वो ड्यूटीज कैसे मिली है उसे? वो हायरार्की में कहां पे स्टैंड करता है, व्हाट इज हिज पोजीशन इन द हायरार्की, उसके बेसिस पर वो अपनी ड्यूटीज को निभाता है। जैसे कि एक पिता पिता की ड्यूटी निभाए, एक बेटा बेटे की ड्यूटी निभाए, एक मिनिस्टर मिनिस्टर की ड्यूटी निभाए, ठीक है। तो ये सारी जो भी आपकी ड्यूटीज हैं, इन ड्यूटीज को अगर कोई व्यक्ति निभाता है, मतलब जो भी उसका रोल है उसको वो अगर निभाता है, तो उसी आधार पे हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति अपने सही काम को कर रहा है,
और समाज में सही तरीके से सिस्टम चल रहा है। राइट, आई होप इट इज क्लियर। अब यहीं पे एक चीज और आती है, उन्होंने 5 कांस्टेंट रिलेशनशिप्स, 5 निरंतर रिश्ते, 5 कांस्टेंट रिलेशंस या 5 निरंतर रिश्तों की बात करी है। कौन कौन से हैं, एग्जाम में डायरेक्टली सवाल पूछ लिया जाएगा। पहला, फादर टू सन, पिता से पुत्र का रिश्ता, फादर टू सन, ठीक है, पिता और पुत्र का रिश्ता, फादर टू सन। दूसरा, रूलर टू सब्जेक्ट, शासक और प्रजा, रूलर टू सब्जेक्ट, शासक और प्रजा का रिश्ता, ठीक है। तीसरा लिख लीजिए इसके बाद आपका हस्बैंड टू वाइफ, हस्बैंड टू वाइफ, पति पत्नी का रिश्ता। एल्डर ब्रदर टू यंगर ब्रदर, बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता। एल्डर ब्रदर टू यंगर ब्रदर, बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता। और पांचवा, फ्रेंड टू फ्रेंड, मित्र और मित्र का रिश्ता। फ्रेंड टू फ्रेंड, मित्र और मित्र का रिश्ता, ठीक है। ये 5 रिश्तों की बात करी है कि ये 5 निरंतर रिश्ते हैं कन्फ्यूशियस के अनुसार। एक परिवार में सोशल हार्मनी एस्टैब्लिश होती है इन रिश्तों को लोग जब सही रूप से निभाते हैं, ठीक है। क्लियर, एनी डाउट टिल नाउ, एनी डाउट टिल नाउ? नसरीन, आपने कब क्लास ज्वाइन करी? स्टार्टिंग से आप थे क्लास में? मधु, कब क्लास ज्वाइन करी? स्टार्टिंग से थे क्लास पे? ठीक है, तो स्टार्टिंग से देखिए क्लास। मैंने बात करी है कि कैसे आपको क्या करना है, ठीक है। नोट मेकिंग के बारे में भी बात करी है और सिलेबस आपको मिल जाएगा ये भी बताया है बहुत जल्दी। इवन ये भी बताया है आपको कि कैसे आपको कौन सी किताबें रेफर करनी है। एक ओरिएंटेशन वीडियो आपको मिलेगा, उस सब के रिगार्डिंग आज ही मिल जाएगा आपको, होपफुली आज ही मिल जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट मतलब प्रजा। सुनील, राजा शासक, शासक के नीचे कौन होगा? उसकी प्रजा। तो शासक से प्रजा का रिश्ता, ठीक है, राजा और प्रजा का रिश्ता। नहीं, स्टार्टिंग मतलब फर्स्ट क्लास तो आज है, फर्स्ट क्लास तो सबकी है मिशन जेआरएफ वालों की, 2025 वालों की। बट क्लास 11 बजे से शुरू हुई थी, तब से आप थे क्या, ये पूछ रही थी मैं। अगर नहीं थे तो स्टार्टिंग से क्लास देखना, मैंने आपको सब बताया हुआ है, ठीक है। चलिए, अर्चना, आपके पास प्लानर है, प्लानर में लिखा हुआ है कि कौन सी यूनिट कब पढ़ाई जाएगी। एक बार सारे स्टूडेंट्स अपना प्लानर विजिट कर लीजिएगा। प्लानर में सारी डिटेल्स लिखी हैं कि कौन सी यूनिट के बाद कौन सी यूनिट शुरू होगी, ठीक है। चलिए, तो 5 कांस्टेंट रिलेशनशिप समझ में आ गए आपको, 5 कांस्टेंट रिलेशनशिप समझ में आ गए आपको, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, और कुछ समझते हैं, और भी कुछ कुछ समझते हैं। बुक ऑफ ओट्स के 300 दोहे, 300 वर्सेस एक लाइन में समराइज की जा सकती हैं। डू नॉट थिंक एविल, बुरा मत सोचो, बुरा मत सोचो। बुक ऑफ ओट्स के 300 दोहे
एक लाइन में हम समराइज कर सकते हैं, एक लाइन में उनका सारांश दे सकते हैं, जिसका मतलब है डू नॉट थिंक एविल, बुरा मत सोचो। ये कथन कन्फ्यूशियस की बुक ऑफ ओड्स के लिए है, 5 किताबें हमने पढ़ी हैं। ये कथन जो है डू नॉट थिंक एविल वाला जो कथन है, आपको कन्फ्यूशियस के, ये स्टेटमेंट कन्फ्यूशियस नहीं दिया है, ठीक है, ये आपको कन्फ्यूशियस के मॉरलिटी पर जो फोकस है, नैतिकता पर जो फोकस है, उसके बारे में बताता है। दैट हाउ मच इंपॉर्टेंट वाज मॉरलिटी फॉर कन्फ्यूशियस, कन्फ्यूशियस के लिए मॉरलिटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, नैतिकता कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, आदर्शवाद कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये हमें दर्शाता है कि पूरी किताब में उन्होंने बात ये की है कि आपको बुरा नहीं सोचना है, आपको बुरा नहीं सोचना है, ठीक है। क्लियर? No, you don't have any specific class or separate class on books and authors. All the books and authors are covered with the specific thinker. So there is no separate class, but in every class you have books and authors. Lucky? ठीक है, कोई अलग से क्लास नहीं है, बट हाँ ये है कि सारे जो भी हम बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ते जा रहे हैं, हर क्लास में जो भी टॉपिक से रिलेटेड है उसी क्लास में कवर कर लेते हैं। 5 इट्स ओके लकी, 5 क्लासिक्स में द क्लासिक्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आता है लिखा हुआ तो सही होगा। 5 क्लासिक्स में हमने क्या पढ़ा? हमने डॉक्यूमेंट्स का क्लासिक्स पढ़ा क्या? 5 क्लासिक्स में हमने 5 क्लासिक्स में 5 क्लासिक्स जो पढ़े, दैट वर बुक ऑफ ओड्स, बुक ऑफ राइट्स, स्प्रिंग एंड ऑटम एनल्स, देन हमने पढ़ा बुक ऑफ चेंजेस, बुक ऑफ हिस्ट्री। तो बुक ऑफ डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा अर्चना, बुक ऑफ डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा, है ना, क्योंकि 5 तो हमारे सामने है, ये जो 5 हमारे सामने है यही है 5 क्लासिक्स, ठीक है, ये जो 5 हमारे सामने है यही है 5 क्लासिक्स। गेटिंग इट? तो चाइना, मैं थोड़ा समझाना चाहूंगी यहाँ पे आपको, कन्फ्यूशियस के थॉट से आपको मॉरलिटी समझ में आ रही होगी, है ना। तो जब हम चाइना के इतिहास की बात करते हैं तो प्राचीन चाइना के इतिहास का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था कन्फ्यूशनिज्म, कन्फ्यूशियसवाद, ठीक है, जहां पे हमने देखा था कि लोग नैतिकता की बात कर रहे हैं, जहां पे हमने देखा कि लोग बात कर रहे थे, वहां पे रिलीजन मतलब धर्म, धार्मिक चीजें ही हो गई ना, नैतिकता से रिलेटेड धर्म की बात कर रहे थे लोग, अच्छे व्यवहार की बात कर रहे थे। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम हमने देखा कि ये थॉट जो है चाइना से गायब होता गया, और आज का जो चाइना है, इवन माओ जेडोंग जब आएंगे तो वो कन्फ्यूशियस की विचारधारा का विरोध करेंगे। तो आज का जो चाइना है वो माओ के रास्ते पे चल रहा है, जो कि कन्फ्यूशियस के विचार के बिल्कुल विरोध में है। तो माओ कन्फ्यूशियस को पसंद नहीं करते थे, ठीक है, माओ जो थे वो कन्फ्यूशियस को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि माओ का जो विचार था दैट वाज वेरी रियलिस्टिक, वो बहुत ज्यादा यथार्थवादी थे, बहुत ज्यादा प्रैग्मेटिक थे। रियलिस्टिक और प्रैग्मेटिक मतलब यथार्थवादी, प्रैक्टिकल। और कन्फ्यूशियस काफी आइडियलिस्टिक थे, कन्फ्यूशियस काफी आदर्शवादी थे। तो हमने ये देखा कि जो माओ का विचार है वो कन्फ्यूशियस से बिल्कुल अलग है, तो माओ कन्फ्यूशियस को कुछ खास पसंद नहीं करते थे, और इवन माओ ने चाइना से कन्फ्यूशियसवाद का जो प्रभाव था उसको हटाने का भी प्रयास किया। माओ उसमें सक्सेसफुल भी रहे, माओ चाइना से कन्फ्यूशियसवाद को हटाने का भी प्रयास करते हैं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब लास्ट एक टॉपिक बचता है, उसको हम देख लेते हैं एंड देन वी विल वाइंड अप दिस क्लास। ये टॉपिक आपका छोटा था, बाकी जो भी आपके जनरल डाउट्स हैं वो क्लास के एंड में पूछ लेना। प्लेटो का टॉपिक अगला है, वो बड़ा है, तो वो अपने को अच्छे से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, वहां पे थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। गुड गवर्नमेंट के उन्होंने कुछ वर्चूज बताए, अच्छी सरकार, सुशासन, उसके कुछ वर्चूज बताए। उन्होंने मॉरल आइडिया दिया है गवर्नमेंट का, नैतिक स्वरूप बताया है सरकार का। उनके अनुसार एक अच्छी सरकार कौन सी है? जो कि ह्यूमेन है, जो कि मानवीय है, जो कि लोगों के बारे में सोच रही है। विच इज गाइडेड बाय वर्चू, जो गुणों द्वारा निर्देशित है, जहां पे मॉरल एग्जाम्पल सेट किए जा रहे हैं, जहां पे नैतिकता पे फोकस है, जहां पे फोकस है कि कैसे लोगों का ध्यान रखा जाए, कैसे लोगों को सफिशिएंट फूड दिया जाए, कैसे लोगों को सफिशिएंट आर्मी दी जाए, कैसे लोगों का शासक में कॉन्फिडेंस जो है बढ़ाया जाए। वही सरकार अच्छी सरकार है, वही सरकार अच्छी सरकार है, ठीक है।
होमवर्क में बढ़ने से पहले एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है आज। वी हैव स्टडीड अबाउट कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस के टॉपिक में हमने उनका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा है। वी स्टडीड अबाउट हिज बेसिक इंट्रोडक्शन। देन उसके बाद हमने उनकी किताबें पढ़ी, बुक्स, जिसमें हमने 5+4 बुक्स पढ़ी। 5 आपके क्लासिक्स हो गए और 4 आपकी बाकी किताबें हो गई। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। आफ्टर दैट वी रेड अबाउट हिज 5 वर्चूज, 5 वर्चूज के बारे में पढ़ा हमने। फिर हमने जेंटलमैन जनजी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, जेंटलमैन जनजी का कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने। देन आफ्टर दैट हमने 5 रिलेशनशिप्स पढ़े, 5 कांस्टेंट रिलेशंस। एंड देन वी रेड अबाउट गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस के क्या फीचर्स हैं कन्फ्यूशियस के अनुसार, ये पढ़ा, ठीक है। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस लेक्चर। छोटा सा टॉपिक था। अब आपको क्या करना है, जो भी स्टूडेंट्स हैं नए बैच के, आपको सबसे पहले ये क्लास रिवाइज करनी है। क्लास के जो शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, क्लास नोट्स डिटेल्ड, वो पीडीएफ पढ़ना है और इस क्लास का डीपीपी सॉल्व करना है। डीपीपी सॉल्व करने हैं और कल कोई भी डाउट होगा तो आपको पूछना है, ठीक है। ये आपका पूरा पैटर्न रहेगा। अब जो हमारे स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनका कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो आप क्लास से जा सकते हैं। अगली क्लास आपकी 1 बजे है, 1 PM। नेक्स्ट क्लास इज एट 1 PM टुडे। 1 से 2:30 बजे तक, 3 बजे तक जो भी क्लास चली हम देखेंगे। जितना आपने मेरा साथ दिया और जितना मेरे गले ने मेरा साथ दिया उतने में हमें टॉपिक कंप्लीट करना है। टॉपिक होगा प्लेटो, WPT का ही प्लेटो। तो 1 बजे अगली क्लास के लिए हम मिलेंगे। जो भी स्टूडेंट्स नए बैच के आज जुड़े हैं, अगर उनका कोई भी जनरल डाउट है अभी आप पूछ सकते हैं मुझसे, फील फ्री, एल्स यू कैन लीव द क्लास। थैंक यू सो मच। नहीं अर्चना, यू हैव टू, यस पमी, यू कैन आस्क द डाउट्स फ्रॉम द लास्ट चैप्टर। अर्चना यू हैव टू सेंड द स्क्रीनशॉट टू मी ऑन माई टेलीग्राम। यू कैन सेंड, टेलीग्राम की डिटेल मैंने क्लास के स्टार्टिंग में दी है, बट ऐसा नहीं है, क्लासिक ऑफ डॉक्यूमेंट्स नहीं है। एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा किस सोर्स की बात कर रहे हैं आप। कई बार सोर्सेस में भी बहुत फर्क होता है, तो एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा कि किस सोर्स की आप बात कर रहे हैं। जो 5 क्लासिक्स मैंने आपको बताए हैं वही आपको याद करने हैं। अगर इसके अलावा आपको कहीं कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मैं आपको एक बार चेक करके, क्रॉस चेक करके बताऊंगी। Yes, please Pammi, ask what doubts you had. Pranam Archana. How many categories of citizens are there as per Hoffman and Janowski? कहाँ पढ़ा पम्मी आपने? वैसे तो 4 कैटेगरीज हैं, बट आपने कहाँ पढ़ा? प्रीवियस ईयर पेपर में था क्या? DPP. Okay. Excluded from the citizenship or had put up a relentless struggle to be accepted as citizen. What you are asking, how many categories of citizens as per Hofnom and Janowski have been either excluded from citizenship? Okay, now I got the full question. Or had put up a relentless struggle to be accepted as citizen. Okay. टोटल हॉफमैन और जॉनोस्की ने 4 तरीके के सिटीजनशिप की बात करी है। वैसे हॉफनॉम और
जेनेस्की ने 4 तरीके के सिटीजनशिप की बात करी है वैसे तो टोटल, बट दिस आई नीड टू चेक, गिव मी अ मिनट। ओके, यस, इट इज करेक्ट पम्मी। हॉफमैन और जानोस्की ने 4 तरीके की सिटीजनशिप की बात करी है विच इज लाइक प्रॉब्लमैटिक, फेसिंग प्रॉब्लम। 4 टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप, 4 तरीके की नागरिकता की बात करी है हॉफमैन और जानोस्की ने। ये जो 4 तरीके की नागरिकता है उसमें उन्होंने कहा कि ये जो 4 टाइप ऑफ सिटीजनशिप है दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम सिटीजनशिप, मतलब 4 तरीके के नागरिक हैं जिन्हें नागरिकता नहीं मिल पाती है या फिर जिन्हें नागरिकता मिलने में संघर्ष फेस करना पड़ता है, स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। ठीक है, कौन कौन से हैं? स्टिग्माइज्ड ह्यूमन होंगे एक, स्टिग्माइज्ड ह्यूमन, स्टिग्मेटाइज्ड ह्यूमन, ठीक है, पोटेंशियल ह्यूमन, समझाती हूं मैं आपको, 1 मिनट दो। पोटेंशियल ह्यूमन, stigmatized human, potential human, then impaired human and quasi human। impaired human and quasi human, ठीक है, समझते हैं एक एक करके। स्टिग्मेटाइज्ड ह्यूमन क्या होंगे? ये वो लोग हैं जो कि एक सोशल स्टिग्मा को फेस कर रहे होंगे, जैसे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई गरीब है, सोशल स्टिग्मा को फेस कर रहा है, कोई महिला है तो जेंडर बेस्ड स्टिग्मा को फेस कर रही है, ठीक है, कोई थर्ड जेंडर है, कोई ऐसी रेस है जो कि पिछड़ी हुई मानी जाती है, तो ऐसे ग्रुप्स जो कि सोशल स्टिग्मा को फेस करें वो हो गए आपके स्टिग्मेटाइज्ड ह्यूमन। ठीक है, दूसरे हैं आपके पोटेंशियल ह्यूमन। पोटेंशियल ह्यूमन का मतलब ये हुआ जैसे कि पोटेंशियल ह्यूमन क्या होगा? जिसमें मनुष्य बनने का पोटेंशियल है, जैसे कि एक गर्भवती महिला के पेट में जो बच्चा है, एक गर्भवती महिला के पेट में जो बच्चा है, फीटस इन द वोम्ब, पोटेंशियल ह्यूमन है ना, तो इसे भी सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, इसे भी सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, ये भी एक पोटेंशियल ह्यूमन है। ठीक है, थर्ड इज इम्पेयर्ड ह्यूमन। इम्पेयर्ड ह्यूमन मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि वो व्यक्ति जो फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी को फेस कर रहा है, वह व्यक्ति जो मानसिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है। एंड फोर्थ इज क्वासी ह्यूमन। क्वासी ह्यूमन को कहा जाता है ह्यूमन लाइक नॉन ह्यूमन भी कहा जाता है। बेसिकली यहां पे आप ऐसा देखोगे, यहां पे आप ऐसा देखोगे कि ये एक इकाई नहीं है, एक इंडिविजुअल नहीं है क्वासी ह्यूमन, इन्हें कहा जाता है ह्यूमन लाइक नॉन ह्यूमन। मतलब जैसे कि कॉरपोरेशन, मनुष्य जैसे गैर मनुष्य, जैसे कि कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन इकाई नहीं है, एक व्यक्ति नहीं है जिसे नागरिकता दी जाए। ठीक है, कोई नेशनल आइडेंटिटी, कोई एथनिक ग्रुप, कोई रिलीजियस ग्रुप, कोई रेशियल ग्रुप, ये सारे आपके ये सारे आपके क्वासी ह्यूमन की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, कॉर्पोरेट राइट, जैसे कॉर्पोरेट्स की मैं बात कर रही हूं तो कॉर्पोरेट राइट अलग होंगे, इंडिविजुअल राइट्स अलग होंगे। सो ये क्वासी ह्यूमन जो है आपके, दे विल बी, ऐसा आप कह सकते हो कि कोई समूह है जो कि मनुष्य जैसे है, एक इकाई है पर वास्तविक में मनुष्य नहीं है, इट इज अ ग्रुप ऑफ ह्यूमंस, तो इन्हें भी नागरिकता मिलने में प्रॉब्लम होती है। तो ये 4 कैटेगरीज की बात की है हॉफमैन और जानोस्की ने। क्लियर पम्मी? Okay, Archana, I'll check. Is this clear, Pammi? Any other doubt? Any other doubt of any other student? Okay, okay, fine.
No, it is not sufficient for PSIR optional. The syllabus of PSIR optional in UGC NET is different. तो PSIR ऑप्शनल अलग है, वो यूपीएससी का एग्जाम है, ये यूजीसी नेट है. आप सेट एग्जाम कवर कर सकते हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्जाम कवर कर सकते हो इससे, बट PSIR ऑप्शनल इज डिफरेंट. दीपक. ओके, सो आई एंड दिस लेक्चर हियर. आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस. 1 बजे मिलते हैं फिर हम, ठीक है? 1 बजे फिर से मिलते हैं हम. जो भी डाउट क्वेरी है टेलीग्राम पे अगले क्लास में पूछ सकते हैं आप. थैंक यू सो मच.